9 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा। एफआईआर से प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड वासियों को करेंगे संबोधित। सीएम धामी ने एफआरआई परिसर की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। वृद्ध अवस्था कलाकारों को मिलेगी 6000 मासिक पेंशन। कलाकारों के सम्मान और सहयोग की दिशा में बड़ा निर्णय। राज्य के सैकड़ों लोक कलाकारों को मिलेगा सीधा लाभ। चंपावत में सड़क किनारे रुकी खेल मंत्री रेखा आर्य। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बच्चों संग खेला वॉलीबॉल। रेखा आर्य ने बच्चों को नियमित अभ्यास की सलाह दी। एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। जहां उत्तराखंड रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने वाले हैं। एफआरआई में कल 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों का जायजा लिया है। कार्यक्रम में 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद नजर आ रही है। ऐसे में राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी करोड़ों की योजनाओं की सौगात उत्तराखंड वासियों को देने वाले हैं। तो दूर में 2.5 घंटे प्रधानमंत्री मोदी रुकेंगे। ऐसे में दोपहर 1:30 बजे वहां से रवाना होंगे। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। राज्य स्थापना दिवस पर करोड़ों की सौगात यहां पर उत्तराखंड वासियों को प्रधानमंत्री मोदी देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों के साथ बातचीत की। वहां पर लगभग 1 लाख लोगों के जुटने की संभावना नजर आ रही है और ऐसे में सभी व्यवस्थाएं वहां पर किस तरीके की हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देखते हुए जानते हुए नजर आए। एफआरआई देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस ने साफ किया कि बिना जांच कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम स्थल पर नहीं जा सकेगा। सिर्फ अधिकृत लोग और उनके वाहनों को ही जांच के बाद प्रवेश मिलेगा। ऐसे में एफआरआई और उसके आसपास के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। एडीजी इंटेलिजेंस अभिनव कुमार ने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए हैं कि वीवीआईपी से मिलने वालों पर भी सतर्क नजर रखी जाए और हर व्यक्ति की जांच करके ही उसे अंदर जाने दिया जाए। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने एफआरआई में होने वाले उत्तराखंड रजत जयंती समारोह की तैयारियों को देखा। उन्होंने सुरक्षा, पार्किंग और ट्रैफिक की व्यवस्था का जायजा भी लिया। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए ट्रैफिक और पार्किंग की तैयारियों को और बेहतर करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर कई अधिकारी उनके साथ मौजूद नजर आए। तो देखिए, सुरक्षा, पार्किंग और ट्रैफिक की व्यवस्था किस तरीके से वहां पर दुरुस्त नजर आ रही है, इसको लेकर तैयारियां वहां पर जोरों पर नजर आ रही हैं। तो कल प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। 25 साल गौरवमय उत्सव का ये स्थापना दिवस है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति वहां पर रहने वाली है और इससे पहले सभी तैयारियां वहां पर लगभग पूरी हो चुकी है। कार्यक्रम को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया और ऐसे में एफआरआई का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए थे। अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए थे। जहां लगातार जिस तरीके की वहां पर व्यवस्थाएं हैं वो पूरी होती हुई अब नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में लगभग 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है। शुभांगी, 9 नवंबर कल प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं और उससे पहले तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए कल यानी 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और इसको रजत जयंती उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ये वर्ष अपने आप में इसलिए भी बहुत स्पेशल है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इस दिन उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और उसको लेकर तैयारियां जो है लगभग संपन्न हो चुकी है। चाहे हम सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो उसको लेकर बीते दिन एडीजी जो इंटेलिजेंस है उन्होंने इसको लेकर ब्रीफिंग करी है। पुलिसकर्मियों को भी पूरे तरीके से निर्देशित किया गया है कि कैसे वहां पर सुरक्षा व्यवस्था रहनी है, कैसे ट्रैफिक प्लान वहां पर रहेंगे, कैसे लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं होंगी और अगर अंदर जाना है तो कैसे वहां पर लोगों को अंदर पूरी चेकिंग के बाद ही भेजा जाएगा। ड्रोन वहां पर उड़ाना जो है बिल्कुल बैन किया गया है। कुल मिलाकर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्थाएं इसको लेकर ब्रीफिंग की गई है। मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर जाकर कल उन्होंने निरीक्षण किया है तैयारियों का। मुख्य सचिव हो या गढ़वाल आयुक्त हो, लगातार जो प्रशासनिक जो अमला है वो वहां पर जाकर तैयारियों का जायजा ले रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री कल जब यहाँ पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट आएंगे, वहां से आगे एफआरआई में वो हेली सेवा के माध्यम से
पहुंचेंगे 11 बजे, जिसके बाद 2.5 घंटे के करीब वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 10,000 करोड़ के बताया जा रहा है कि इसके आसपास की जो विकास योजनाएं हैं उसका शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा हमारे जो 25 वर्षों की जो यात्रा है उत्तराखंड की, उससे जुड़ी हुई प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन करेंगे। और मंच से एक बड़ा संदेश देते हुए भी प्रधानमंत्री जो है कल नजर आने वाले, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक अलग लगाव है उत्तराखंड के साथ, वो देखा गया है। जितनी बार भी वो उत्तराखंड में आते हैं, चाहे शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देना हो, चाहे उत्तराखंड का नाम, उसका विकास पूरे देश तक पहुंचाना हो, प्रधानमंत्री हर बार कुछ ना कुछ बड़ी सौगात उत्तराखंड को देके जाते हैं। इस बार भी यहाँ के लोगों को वही उम्मीद है और उनके आने से पहले तमाम जो तैयारियां हैं उन पर लगातार नजर मुख्यमंत्री भी बनाए हुए हैं। और जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उनका किस तरीके से पारंपरिक तरीके से स्वागत होगा उसकी तैयारी भी हो चुकी है, क्योंकि 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं उत्तराखंड को और ये उत्तराखंड देवभूमि जो है अपनी संस्कृति कल्चर के लिए जाना जाता है। तो कल की तस्वीरें जो है अपने आप में बेहद खूबसूरत रहने वाली है। बिल्कुल शुभांगी, बेशक जब भी प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड पहुंचते हैं तो एक उनका जो लगाव है वो जाहिर तौर पर वहां पर नजर आता है। तैयारियां भी लगभग हमने देखा कि पूरी हो चुकी हैं और कल सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सैन्य धाम का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, जिनकी लोगों की आस्था इस धाम से बेहद जुड़ी हुई नजर आती है, क्योंकि कहा जाता है कि देवभूमि है जिस तरीके से उत्तराखंड, उसी तरीके से वीरों की भी भूमि है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए कल बहुत सारी जो विकास योजनाएं हैं, कई करोड़ों की योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। और हमारा प्रदेश जो है अपने चारों धामों के लिए जाना जाता है और अब एक और धाम यानी कि 5वां धाम जो कि सैन्य धाम है वो अब बन के तैयार हो चुका है और प्रधानमंत्री जब इस मौके पर यहाँ पर आ रहे हैं तो वो उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब 4 धामों के लिए नहीं बल्कि उत्तराखंड अपने 5 धामों के लिए जाना जाएगा और ऐसे में अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रधानमंत्री आते हैं और वो किसी नए धाम का यहाँ पर शिलान्यास या लोकार्पण कर रहे हैं। तो कल का दिन अपने आप में महत्वपूर्ण रहने वाला है और जिस तरीके से 25 सालों की यात्रा रही है इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मंच से करते हुए जरूर नजर आएंगे और एक दिशा निर्देश या हम कहें कि एक विजन जो है मंच के माध्यम से जरूर सरकार या जनता के लिए भी छोड़कर जरूर जाएंगे उत्तराखंड को लेकर, क्योंकि जब भी वो यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ विजन जरूर दिया है, कुछ ना कुछ बात उत्तराखंड से जुड़ी जरूर कही है और उनका जिस तरीके का लगाव यहाँ के लोगों से है और मुख्यमंत्री से भी जिस तरीके का उनका लगाव है वो अपने आप में तस्वीरों में भी नजर आता है जब भी मुख्यमंत्री। बिल्कुल शुभांगी, कल की तस्वीरें भी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ेंगे बात देहरादून की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, वृद्ध अवस्था कलाकारों को अब 6,000 रुपए की मासिक पेंशन देने का ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया है। कलाकारों के सम्मान और सहयोग की दिशा में बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया। ऐसे में राज्य के सैकड़ों लोक कलाकारों को सीधा लाभ इस योजना से मिलने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कला और संस्कृति हमारी पहचान है और ये बड़ी उपलब्धि है लोगों के लिए और ऐसे में बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। जहां जो वृद्ध कलाकार हैं उनको 6,000 रुपए की मासिक पेंशन देने का ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर राजधानी देहरादून पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान कई विकास योजनाओं की सौगात भी उत्तराखंड वासियों को देंगे। प्रधानमंत्री दौरे को लेकर सीएम धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड दौरे पर आते हैं तो देवभूमि को कुछ न कुछ देकर ही जाते हैं। प्रदेश की जनता के बीच नए उत्सव का संचार होता है। उधर विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर लगातार हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी जब भी आते हैं हमको ठग कर ही जाते हैं। अब सवाल ये कि सौगात देने विपक्ष के लिए अब ठगना कैसे हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा है और विपक्ष लगातार इस पर कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर 9 नवंबर को होने वाले खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष का स्मार्ट डाक टिकट जारी करेंगे। इसके साथ ही वो उत्तराखंड की विकास यात्रा पर आधारित कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण करेंगे। साथ ही साथ कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी राज्य गौरव सम्मान भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर शासन और प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इन तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं देवभूमि को कुछ न कुछ देकर जाते हैं, जिससे प्रदेश में नए उत्साह का संचार होता है। पीएम मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड की जनता का उनसे बहुत लगाव है और उत्तराखंड से उनका भी बहुत लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक
काम, अनेक विकास की योजनाएं, 2 लाख करोड़ से भी अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोडों से लेकर हवाई सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सड़क परिवहन कनेक्टिविटी, दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, 4 धाम ऑल वेदर रोड, आदि कैलाश, देश का पहला गांव माणा, मुखवा, हरसिल, ऐसे सभी स्थानों पर प्रधानमंत्री जी ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दौरा किया है, लोगों के बीच में गए हैं। उससे हमारे राज्य को अनेक प्रकार से जो है प्रसिद्धि मिली है और उन्होंने हमारे राज्य को देश और दुनिया में प्रसिद्धि दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम उनका स्वागत करते हैं। हम सब उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री जी आए। उधर प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर विपक्ष प्रदेश सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पीएम मोदी को घेरते हुए उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं हमको ठग कर जाते हैं। देखिए, जब अंकिता मरी थी तो वो भी प्रधानमंत्री आए थे, मुझे उम्मीद थी वो अंकिता के न्याय की बात करेंगे, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आज भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। डबल इंजन की सरकार कहती है कि आपदा आई है, 5700 करोड़ रुपया की मांग करती है कि हमको 5700 करोड़ रुपया दिया जाए ताकि आपदा से हम निपट सकें। मोदी जी आते हैं और 1200 करोड़ की घोषणा कर जाते हैं और प्रदेश का मुख्यमंत्री 1000 करोड़ अपनी ब्रांडिंग में, अपनी पार्टी के प्रचार में लगा देते हैं। तो ये हालात इस प्रदेश के हैं और प्रधानमंत्री से हमारी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब जब आए हैं तब ठग के गए हैं। कभी हमारी कृष्णा माई की गुफा का नाम अपने नाम पे कर लेते हैं, कभी बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करके चले जाते हैं। छोटा कैलाश आते हैं तो जहाँ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और फोटो खिंचाना मना है, उसी बोर्ड के आगे फ़ोटो खिंचाते हैं ताकि मैसेज दे सकें कि मैं मोदी हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो उत्तराखंड उनसे कोई उम्मीद, मेरे को लगता है कि कम से कम हम लोग और पूरे पढ़े लिखे लोग उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते। तय कार्यक्रम के मुताबिक 9 नवंबर को प्रधानमंत्री विशेष विमान से सुबह जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर उतरेंगे। यहां से वो हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उत्तराखंड को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक विनोद चमोली के पहाड़ मैदान पर दिए बयान से राजनीतिक हलचल मच चुकी है। ऐसे में बीजेपी जहां इस मुद्दे पर परेशान दिख रही है तो वहीं विपक्ष ने हमला तेज कर दिया है। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि नेता पहाड़ से बनते हैं, घर मैदान में बसाते हैं, जबकि सूर्यकांत धस्माना ने बयान को प्रदेश के लिए नुकसानदायक बताया। वहीं बीजेपी का कहना है कि चमोली ने विवादित बयान नहीं दिया, लेकिन अंदर खाने चर्चा जारी है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह बयान 2027 के चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब राज्य बना था 2009 नवंबर को, उस वक्त हरिद्वार उधम सिंह नगर में बहुत भारी असंतोष था और लोगों में उत्तराखंड से अलग उत्तर प्रदेश में रहने की मांग को लेकर के आंदोलन चला। नरेंद्र तिवारी जी पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला काम ये किया कि पूरे राज्य को एक दृष्टि से देखा। हरिद्वार उधम सिंह नगर में विशेष तौर पे जो सिडकुल की स्थापना हुई, उससे पूरे हरिद्वार में उधम सिंह नगर में एक ये भावना दोबारा से लोगों के बीच में आई कि हम उत्तराखंड का अभिन्न हिस्सा हैं, उत्तराखंड में हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा। वहाँ तिवारी जी ने जो विकास की रोशनी करी, जो वहाँ पे सड़कें, वहाँ पे तमाम तरह के विकास कार्य थे, वो तिवारी जी ने उन पर बहुत ध्यान दिया। पूरे राज्य में एक जैसा विकास, एक जैसी दृष्टि, उसके कारण जो आंदोलन था वो खत्म हो गया। नहीं, देखो, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, चमोली जी के द्वारा जो बोला गया, मैंने उस वीडियो को पूरा देखा। ना उन्होंने कहीं दूर दूर तक पहाड़ मैदान की बात की और न उन्होंने पर्टिकुलर कोई पहाड़ी की बात की। उन्होंने संपूर्ण उत्तराखंड की बात की। लेकिन ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो पहाड़ की तकलीफ है वो अलग है और जो मैदान की तकलीफ है वो अलग है। तो तकलीफें दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों तकलीफों को उन्होंने सदन के अंदर रखा कि भाई इसका निराकरण ऐसे होना चाहिए और इसका निराकरण ऐसे होना चाहिए। अब उसको अगर हम उस रूप पे लेंगे तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि अन्याय होगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने 3 लोकसभा सदस्य, माननीय हरीश रावत अल्मोड़ा, माननीय निशंक जी पौड़ी, त्रिवेंद्र जी पौड़ी, अनुपमा रावत जी अल्मोड़ा,
भाई उमेश भाई भी पीछे हैं, ये भी यूपी से हैं। इतने लोगों को हमने जिता करके भेजा। हमारी मानसिकता गलत नहीं है, लेकिन हम रोज यहां सुनते हैं पहाड़ पहाड़। भाई मैं ये बात कहना चाहता हूं, आपने पलायन आयोग बनाया, उस पर चर्चा करें। आप लोग पहाड़ पे रहना नहीं चाहते हैं, आप लोग पहाड़ से उतर के मैदान में आते हैं। विधायक बनाने देहरादून हल्द्वानी में मकान, और बात करेंगे आप पहाड़ की, पर्वत की, बात करेंगे आप 2001 के जनसंख्या व परिसीमन की। कुमाऊं दौरे के दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य चंपावत में सड़क किनारे वॉलीबॉल खेलते हुए बच्चों को देखकर रुक गई। उन्होंने बच्चों के साथ कुछ देर तक वॉलीबॉल खेला और उन्हें रोज अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सरकार खेल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। कालाढूंगी के विधायक बंशीधर भगत ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई और लीकेज जैसी समस्याओं पर बात की गई। विधायक बंशीधर ने कहा कि लोगों की परेशानियों को जल्द दूर किया जाए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पेयजल लीकेज और खराब सड़कों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा। ऐसे में बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि सभी अधिकारी मिलकर काम करें ताकि योजनाओं का फायदा सीधे जनता तक पहुंच सके। इनका काम है पूरे क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसका नवीनीकरण होता है। तो आज जल संस्थान, जल निगम, PWD इन सबको बुलाया था कि कितनी लाइनें बिछी है, कितनी बिजली शेष है, कब तक बिछा देंगे, ट्यूबवेल्स की क्या स्थिति है और सड़कों की क्या स्थिति है। जिन सड़कों पर पेयजल लाइन बिछा दी है उसकी NOC लेके उसको सड़क बनाने के लिए सबको सख्ती से कहा है, क्योंकि सड़कों के कारण सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। स्पष्ट कह दिया गया है कि जिनमें पानी चल गया है उन सड़कों को तुरंत बनाएं। हरिद्वार के ज्वालापुर के न्यू देवभूमि अस्पताल में एक और लापरवाही का मामला सामने आया, जहां डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों की गलती से आरती की जान चली गई। सूचना मिलते ही परिवार आक्रोशित हो गया और अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि इस अस्पताल में पहले भी कई बार मरीजों की मौत ऐसी ही लापरवाही की वजह से हुई है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुलिस ने गरुड़ चट्टी चेक पोस्ट पर एक बस ड्राइवर को नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा। बस में 14 यात्री सवार थे और ड्राइवर सुबह सुबह ही नशे में पहाड़ी रास्ते पर बस चला रहा था। जांच में जब एल्कोमीटर से शराब की पुष्टि की गई तो पुलिस ने ड्राइवर विक्रम सिंह नेगी को गिरफ्तार कर लिया। बस GMO डिवीजन ऋषिकेश डिपो की थी, जो कि ऋषिकेश से यमकेश्वर जा रही थी। पुलिस ने बस को सीज कर लिया है और यात्रियों को दूसरे वाहन से रवाना किया गया। ऐसे में थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने कहा कि यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां रुद्रपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 3 दिन का कुमाऊनी भाषा सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन में चर्चा हुई कि कुमाऊनी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और स्कूलों के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए। कोश्यारी ने कहा कि कुमाऊनी भाषा बहुत समृद्ध और पुरानी भाषा है। आदि भाषाओं की तरह से अत्यंत संपन्न भाषा है। बोलने वालों की संख्या केवल लाखों में हो सकती है, करोड़ से कम हो सकती है, लेकिन जो साहित्य है यानी हिंदी जिसको आज हम लोग बोलते हैं, उस हिंदी का भी पहला लेखक कुमाऊनी पंत, उन्होंने कुमाऊनी, नेपाली और हिंदी, इनको 3 और संस्कृत 4 को मिला करके उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। उनको अब ग्रियर्सन ने, जो हिंदी के नहीं भारतीय भाषाओं का विद्वान था, ग्रियर्सन ने कहा कि भारतीय हरिश्चंद्र नहीं बल्कि कुमाऊनी ये पहले हिंदी के लेखक के कवि हैं। तो कुमाऊनी लोग हिंदी के भी जनक हो सकते हैं। कुमाऊनी भाषा अत्यंत समृद्ध है। एक बार फिर से वो आगे बढ़े, उस दिशा में हमारे लोग काम कर रहे हैं
और मेरा पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से कुमाऊनी भी और गढ़वाली भी आगे जा कर के और एक अपना ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि पहाड़ और पलायन को लेकर झगड़ा करना उत्तराखंड के लिए खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग 2000 से पहले हरिद्वार में रहते थे उन्हें उत्तराखंड का मूल निवासी माना जाना चाहिए। भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि ब्लॉक से लेकर सीडीओ कार्यालय तक रिश्वतखोरी का खेल चल रहा है और इसे खत्म करना जरूरी है। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। उमेश जी, जिस तरह से विधानसभा में इस बार कई मसलों को लेकर के कई बार ऐसा माहौल हुआ कि गर्मा गर्मी भी हुई, बहस भी हुई और खासकर मूल निवास का मुद्दा ज़्यादा गर्माया। आप किस तरह देखते हैं? लक्सर विधायक ने ये मसला उठाया था, आप क्या देखते हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है, मुद्दा मूल निवास का उठाया था विनोद चमोली जी ने। उस मुद्दे पर बहस हुई। मैंने ये कहा कि अगर आप मूल निवास की बात करते हो, आप बार बार ये कहते हो 1950 लागू होना चाहिए। अगर 1950 लागू हो जाएगा तो फिर हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लोग कहाँ जाएंगे? आप ये बता दीजिए बस। हमारा ये कहना है कि 2000 से पहले जो व्यक्ति उत्तराखंड में आकर रह रहा है और लगातार रह रहा है, कभी बीच में एक महीने, 6 महीने, साल भर का भी गैप नहीं है और वो यहाँ का स्थानीय निवासी है, तो वो मूल निवासी है। क्योंकि आप दो मानक नहीं कर सकते। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में और देहरादून में एक बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है। हम पहाड़ प्लेन करके लगातार कुछ बच्चे मैं देखता हूँ, नवयुवक, मैं हमेशा एक बात कहता था कि ये पहाड़ प्लेन की चिंगारी मत भड़काइए, ये बहुत तकलीफ देगी। लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। सदन में मैंने बोला, सार्वजनिक तौर पर बोला कि जब देश के सबसे बड़े प्लेन राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तराखंड का हो सकता है, एक पहाड़ी हो सकता है, और उत्तर प्रदेश में आज तक कभी उनके खिलाफ किसी ने एक शब्द नहीं बोला, तो प्लेन के जो लोग हरिद्वार और उधम सिंह नगर में रह रहे हैं, हम उनको कैसे अपमानित करें? आप एक प्लेन के व्यक्ति के रेस्टोरेंट में जाकर 1 महीने का भुगतान कि साहब हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। एक दरोगा सैनी, उसको सार्वजनिक अपमानित किया जाता है। ये परंपरा किसने शुरू की? आज आप हम पर दोष मढ़ रहे हैं। हमने तो हमेशा पहाड़ की लड़ाई लड़ी है। गैरसैंण का सबसे बड़ा समर्थक मैं रहा हूँ, आज भी हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है, चमोली जी से भी मैंने कहा कि आप मूल निवास की बात कर रहे हैं। आप जो पहाड़ का आपका मूल मुद्दा था गैरसैंण, आप गैरसैंण की बात क्यों नहीं करते? सदन में बहुमत की सरकार बैठी थी, समस्त विधायक थे, हाथ उठा के कह देते और भैया हमको अस्थायी राजधानी हरिद्वार चाहिए। बिल्कुल सही है, हरिद्वार चाहिए तो अब चाहिए। किशोर उपाध्याय कह रहे हैं कि पानी बंद कर देंगे तो हरिद्वार वाले प्यासे मर जाएंगे। क्या है ये? अरे भैया, हमारे खादर में हर 20 फुट की खुदाई पे पानी है, जितना मर्जी ले लो। नहीं, मतलब उनका बयान आपको कैसा लगता? क्या मतलब ये सदन लायक बयान था? नहीं, वो मुझे लगता है किशोर जी जो हैं भावावेश में आके कह गए, उनकी मंशा वो नहीं थी, लेकिन गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में हमें बहुत सारी चीज़ों का परहेज रखना पड़ता है। एक भुवन पापड़ी का एक बयान था, उसने तो पूरी हलचल मचा दी थी वहाँ से, उसमें आप भी शामिल हैं, यानी कि विधायक आप भी हैं। तो उन्होंने कहा कि 15% कमीशन वाला जो मसला है विधायक ने, तो मैंने बोली थी, मेरे बयान अगर आपने सुना होगा, आप देखिएगा। मैं तो कहता हूँ कि ब्लॉक से लेके सीडीओ ऑफिस तक के भ्रष्टाचार को खत्म कर दीजिए, अपने आप समस्त समस्याएं का निस्तारण हो जाएगा। आप मुझे बताइए, अरे मैं कहता हूँ कोई आदमी कह दे कि ब्लॉक में 14%, 15% कमीशन दिए बिना ठेका का भुगतान हो जाता होगा, तो बता दीजिए। तो क्या 25 साल में भ्रष्टाचार पनपा है? बात सही है। और सरकार कुछ, आपने जसवीर जी मेरा बयान, आप अगर मेरा सदन का भाषण देखेंगे, उसमें आपको पता लगेगा। मैंने कहा कि आप आगामी 25 वर्षों के रोड मैप की बात क्यों कर रहे हैं? आप बात करिए पिछले 25 वर्षों में हम जिस रोड पर चलकर आए हैं, उस रोड में कितने खड्डे खोद कर आए हैं। आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, वो उन खड्डों में चलकर कैसे आज जहां हम वहां तक पहुंचेंगी? पहले उन खड्डों को भरिए, अगले 25 सालों की बात बाद में करिएगा। सरकार के 25 साल के अब तक के कार्यकाल को लेकर आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ जी। चलिए, विधायक उमेश कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि 25 साल तो हो गए, लेकिन भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं लग पाया और कई ऐसे मसले हैं जो अभी भी मुंह बाई खड़े हैं, यानी उन समस्याओं का समाधान करने में सब सरकारें विफल रही। उन्होंने कहा कि 25 साल के इस पूरे सफर से वो खुश नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि मूल निवास का मुद्दा जरूरी है, लेकिन गैरसैंण का मामला भी जरूरी है। अब आने वाले वक्त में किस तरह से विधायक उमेश कुमार के इस बयान और जो सदन में हुआ उस कार्रवाई को लेकर के आगामी 2027 में क्या जनता किस तरह का निर्णय लेती है, देखने वाली बात। जसवीर सिंह,
कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह की मोगा से प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको एक बार दिखा देते हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनिए। 1000 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 20000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੂਰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਸੀਗੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11000 ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਡਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ मिस। चलिए फौरन लौटूंगी कुछ खबरों के साथ, वक्त तक छोटा सा ब्रेक का देखते रहेंगे खबर। नमस्कार।